डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि नेम रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर मैकेनिज्म के संदर्भ में एक वीडियो लेक्चर में मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे पूर्व में प्रसारित कर चुका हूं, जहां पर हमने एल्डोल कंडेंसेशन या यूं कहिए कि अल्फ़ाबेटिकल ए से होने वाली जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनके बारे में हमने वहां पर चर्चा की थी, जहां पर हमने अल्फ़ाबेट बी को लेकर के भी बर्च रिडक्शन के संदर्भ में हम इससे पूर्व वाले उस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये जो नेम रिएक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, उनको हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं लगातार। तो ये आप चाहे यूजी लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के, चाहे बीएससी सिंपल पास कोर्स में हो, चाहे ऑनर्स में हो, या बीएससी बीएड के किसी भी आप पाठ्यक्रम में यदि पढ़ रहे हो, तो आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, ये मायने नहीं रखता है। आपको ये सारी जो नेम रिएक्शंस हैं ये हमेशा ही आपके दिमाग में होनी चाहिए, और आपको इन्हें हम समझना और इन्हें याद रखना एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। इस से पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसका जो लिंक है मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में आपको ऊपर शेयर किए हुए दे रहा हूँ, तो आप जाकर के उस लिंक पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको वापस से बोल दूँ कि इस वीडियो लेक्चर को आप अंत तक आप इसे देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं आज यहाँ पर। पहला तो है बिस्लर इंडोल सिंथेसिस, और दूसरा है बिस्लर नेपियरालिस की सिंथेसिस, और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रूल है ब्लांक्स रूल। इसको हम इस लेक्चर के अंदर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अभी कह देना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो तो उसमें आपको निश्चित रूप से उस रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट है, यानी कि यूँ कहिए कि जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज आप उस रिएक्शन को नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए इससे रिलेटेड एक और जो वीडियो है कि हाउ टू मेक इजियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन के अंदर शेयर करके दे रहा हूँ। तो आप उसे भी जा करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं या समझ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे यहाँ पर बिस्लर इंडोल सिंथेसिस, बिस्लर नेपियरालिस की सिंथेसिस एंड ब्लांक्स रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बिस्लर इंडोल सिंथेसिस, यानी कि हम यहाँ पर इंडोल को बनाने की जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद द एक्सिस ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, तो आपको यहाँ पर मैं पहले ही कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि एनिलीन क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन क्या होता है। यानी कि जब भी एनिलीन की अल्फा हेलो कीटोन की अधिकता के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो इंडोल बनाता है। किसकी मध्यस्थता के साथ? वाई एन एल्काइलेशन, यानी कि एन पोजीशन पर क्या एल्काइलेशन होता है, और इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के साथ में डिहाइड्रेशन होगा, जिससे कि इंडोल का फॉर्मेशन होगा। तो आपको यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट तो कंपाउंड अल्फा हेलोकीटोन और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड एनिलीन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म है, इसे हम समझते हैं। एनिलीन C6H5NH2, और ये हमारा अल्फा हेलोकीटोन। कैसे? कि जो कीटोनिक ग्रुप है उसके बगल वाला जो कार्बन है, पड़ोसी कार्बन, वो अल्फा कहलाता है, तो उस पर यदि हेलोजन है तो ये हो गया अल्फा हेलोकीटोन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि दोनों में रिएक्शन हुई, तो यहाँ से माइनस HBr का रिमूवल हुआ, तो NH इस CH2 के साथ में यहाँ पर लग गया। ये NH जो है वो CH2 के साथ में लग गया। अब चूंकि एसिडिक मीडियम के अंदर अभिक्रिया हो रही है, तो जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के पास यहाँ दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो वो लोन पेयर H प्लस के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ले लेंगे, तो यहाँ पर OH बन गया और प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर। क्लियर? अब हमें पता है कि नाइट्रोजन पर भी क्या है, लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है। कि किस प्रकार से हो रहा है कि ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ दे रहा है, इस बॉन्ड को देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ करके यहाँ पर इस कार्बन पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन पर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर क्या, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया नेचर इसका। और ये सिंगल बॉन्ड रह गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पर कि ये इसका साइक्लाइजेशन है वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब आप देख सकते हो कि बेंजीन के सभी कार्बन पर क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आ जाएं और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को यदि चल दे दिए जाएं तो ये H+ जो है वो वापस से रिमूवल हो गया और ये NH का जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास में। अब हमने कहा था कि साइक्लिक डिहाइड्रेशन है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर OH है और यहाँ H है, तो OH और H माइनस H2O रिमूवल हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, आपका एक इंडोल का सिंथेसिस हो गया। तो ये है बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। तो मैं यहाँ पर वापस से आपको यही कहूँगा कि महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर कि कंपाउंड के नाम के साथ उसका स्ट्रक्चर को बनाना। जब आपको ये बनाना आ जाएगा तो आगे का प्रोसेस उतना ही आसान होता चला जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बिस्लर नेपियरलस की सिंथेसिस, जिसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं, आइसोक्विनोलिन का निर्माण करते हैं। क्या है इसके अंदर, एसाइलेशन किसका, बीटा फेनाइल इथाइल एमीन, यानी कि ये मान के चलिए कि इथाइल एमीन है, उसके यानी कि एमीन के बीटा कार्बन पर, यानी कि NH2 जिस कार्बन पर लगा है वो तो एल्फा, उसके बगल वाला बीटा, और वहां पर फिनाइल लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड क्या है, बीटा फिनाइल एथाइल एमीन। स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे। तो जब इसका एसाइलेशन यानी कि जब RCOCl से रिएक्शन होगी तो उससे क्या बनेगा, बीटा फिनाइल एथाइल एमाइड बनेगा, यानी कि एक एमाइड फॉर्मेशन होगा जो कि साइक्लिक डिहाइड्रेशन में जाएगा बाय हीटिंग विद आइदर P2O5 और बाय PCl5 और बाय POCl3 और बाय ZnCl2 इन एसिडिक मीडियम, यानी कि अम्लीय माध्यम के अंदर जब इसका एसाइलेशन होगा तो हमें बनता है बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड, जो कि साइक्लिक डिहाइड्रेशन जाएगा इनके माध्यम से अम्लीय माध्यम के अंदर, तो हमें क्या देगा, वो डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन देगा। डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन यानी कि दो बगल के कार्बन पर क्या होंगे, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो वहां से वो निश्चित रूप से अपने हाइड्रोजन को जब डिहाइड्रोजिनेटेड कर देगा तो क्या उत्पाद बना देगा, आइसोक्विनोलिन बना देगा। कैसे होता है ये मैकेनिज्म, ये देखिए आप। अब आपको मैंने बताया था कि एमीन जिस कार्बन पर लगा हुआ है, तो ये तो अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन बीटा कार्बन, अब इस बीटा पर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका बीटा फिनाइल, और ये इथाइल एमीन, ये इथाइल एमीन। RCOCl से रिएक्शन यदि होती है तो वो एसाइलेशन की प्रक्रिया कहलाती है, तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा तो NHCOR, तो ये NHCOR लग गया, ये एसाइलेशन हो गया इसका। अब यहाँ पर इसका ये एक प्रकार का टॉटोमेरिज्म होता है, और यहाँ पर ये H के बॉन्ड क्या इसको दे दिए जाए यहाँ पर, और कार्बन के बॉन्ड और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच के यहाँ दे दिए जाए, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया और H ने अपने बॉन्ड यहाँ दे दिए तो इस पे प्लस चार्ज आया, तो ये H क्या हो गया, यहाँ पर लग गया इसके पास आकर के, और ये इनॉल फॉर्म के अंदर में एक प्रकार से कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से क्या है, वाया इनके माध्यम से क्या है, यदि डिहाइड्रेशन हो किस किस प्रकार से, मान लीजिए कि यदि P2O5 के साथ में डिहाइड्रेशन हो तो साइक्लिक डिहाइड्रेशन OH, और एक यहाँ पर हमें पता ही है कि बेंजीन के हर कार्बन पर H है, तो ये निकल जाएगा, तो इसकी बॉन्डिंग यहाँ से हो जाएगी ना आसानी के साथ में, ये बॉन्डिंग हो गई इसके साथ में, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये माइनस H2 निकल गया और ये बॉन्डिंग हो गई, और C के साथ में R लगा हुआ है। अब ये आपका डाईहाइड्रो प्रोडक्ट है, ये डाईहाइड्रो प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक्सिस H, यहाँ पर भी एक्सिस H, जिसका कि पैलेडियम चारकोल के साथ में रिडक्शन हुआ तो डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, यानी कि H2 निकल गया और यह डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और ये बन गया आपका आइसोक्विनोलिन। ध्यान रखिएगा जब नाइट्रोजन इस रिंग से सेकंड नंबर पोजीशन पर है तो वो आइसोक्विनोलिन कहलाता है, यदि यहाँ होती तो वो क्विनोलिन कहलाता है। तो एक तरीका तो ये है कि जब P2O5 हम काम में लेते हैं तो इस प्रकार से आइसोक्विनोलिन बन जाती है। लेकिन यदि अब हम इसके स्थान पर POCl3 लें तो क्या होगा, तो आप देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से मूव किया कराया है, यहाँ पर इसके बॉन्ड को इधर मूव कराया तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, क्लियर। और ये हम ले रहे हैं यहाँ पर POCl3 के साथ में, तो जैसे ही यहाँ पर इसके पास में माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, तो अब आप यहाँ देखना कि जो P है वो इस ऑक्सीजन से लगेगा, कैसे, ये क्लोरीन का रिमूवल होगा, ये क्लोरीन रिमूवल होगा, ये -Cl, तो -Cl आयन जब निकल जाएगा तो P पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इधर नेगेटिव चार्ज आया तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये इसके साथ में जुड़ गया, यहाँ से चार्ज इधर आया
तो यहाँ पर NH के पास तो प्लस चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इस P प्लस के साथ में क्या लग गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज के साथ में ये P प्लस के साथ में लग गया। क्लियर? और ये NH पर प्लस चार्ज आ गया और क्लोराइड आयन क्या रिमूवल हो गया। अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए, इस कार्बन को दिए। क्लियर? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इसने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन वापस से NH प्लस को दे दिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ में क्या हो गया, जुड़ गया, और ये H प्लस रिमूव हो गया। तो ये कार्बन इसके साथ में ये यहाँ पर ये लग गया। क्लियर? और चार्ज जैसे ही इसके पास आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर वापस इसके ऊपर लोन पेयर रह गया। मतलब अब इस कंडीशन के अंदर में ये लोन पेयर वापस से यदि इसे दे दे तो यहाँ एक्सिस जो चार्ज क्रिएट हुआ वो इसने इससे लेकर के रिमूव कर दिया, तो O माइनस POCl2 क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से ये O माइनस POCl2 रिमूव हो जाएगा, और ये आपके पास में कंडीशन आ गई जहाँ पर NH के पास में ये लोन पेयर यहाँ आने से प्लस चार्ज आ गया, ये हो गया अगेन सिंपली माइनस H प्लस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये H प्लस रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और ये कंडीशन हमारी आई गई। यहाँ का इसका पैलेडियम चारकोल के साथ में डिहाइड्रोजनेशन हुआ और ये बन गया आपका आइसोक्विनोलिन। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम आइसोक्विनोलिन किस प्रकार से बना सकते हैं, ये बिस्लर नेपरियालिस की सिंथेसिस है, जो कि थर्ड ईयर के अंदर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी हमारी, वो रिएक्शन जो कि बिस्लर इंडोल सिंथेसिस था, वहाँ पर भी हम इंडोल का जो फॉर्मेशन होता है, बनाने की प्रक्रिया होती है, वो वहाँ पर हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर वापस कह रहा हूँ कि कोई ये जरूरी नहीं है कि केवल सिर्फ थर्ड ईयर वाले ही इसे देखें। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाला यूजी का कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन हम इस लेक्चर के अंदर लेने जा रहे हैं और वो है ब्लांक्स रूल। ये एक प्रकार का नियम है कि इस नियम की सहायता से हम क्या है कि कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो COOH ग्रुप होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या होती है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि जैसे यदि 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो जब हम उसको साइक्लाइजेशन करते हैं या गर्म करते हैं व्हेन हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या देते हैं, एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड। कैसे देंगे अभी रिएक्शन हम देखेंगे। और 1,6 और 1,7 जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या देते हैं, साइक्लिक कीटोन। और इससे लोअर वाले जो हैं 1,2 1,3 वो क्या देंगे, वो भी हम नीचे अभी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1,4 और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो फ्रेंड्स मैं वापस यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपको स्ट्रक्चर यदि कंपाउंड का पता नहीं होगा हम ये रिएक्शन नहीं समझ सकते। तो 1,4 एंड 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, वो ये है, ये 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है सक्सिनिक एसिड, और 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, ग्लूटेरिक एसिड। क्या स्ट्रक्चर है इनके, ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5 ये ग्लूटेरिक एसिड। तो ये तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक, ये 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इन्हें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो H2O का रिमूवल हुआ, ये OH और H का रिमूवल हुआ और ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। तो 1,4 एंड 1,5 ने क्या बनाया, एनहाइड्राइड, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड, जैसे कि हम सक्सिनिक एनहाइड्राइड कहेंगे और इसे हम कहेंगे ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। लेकिन जो 1,6 और 1,7 है वो क्या देंगे, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, एडिपिक, और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाता है, पिमेलिक एसिड। ये दोनों के स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 तो ये तो एडिपिक, और ये 7 तो पिमेलिक। तो एडिपिक जो एसिड है वो क्या देता है, H2O का रिमूवल हुआ, CO2 का रिमूवल हुआ और साइक्लिक कीटोन। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आप देख लो, ये तो 6 कार्बन है और यहाँ पर क्या है 5 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन कम वाला कीटोन बना रहे हैं, साइक्लिक कीटोन। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्लांक्स रूल की मदद से हम यहाँ पर एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ कि वो जो पोजीशन है वहाँ पर हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की वो क्या है। यदि इसी प्रकार से 1 2 1 3 के बारे में आपको पता लगा, ये साइक्लिक कीटोन बना उसे वो साइक्लोपेंटेनोन कहलाएगा और ये साइक्लोहेक्सेनोन कहलाएगा। अब यदि 1 2 और 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो क्या है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। कैसे, देखो ये ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड तो 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक होता है और मेलोनिक एसिड होता है क्या, 1 3
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक और ये 1 2 3 ये 3 वाला मेलोनिक एसिड। ये सिम ब्रेकअप हो गया कंप्लीट इसका, और CO2 COH2 के अंदर इसका पूरा डिकम्पोजिशन हो गया। सो यहाँ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको इस तीनों रिएक्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आने वाली जो इस लेक्चर सीरीज़ में है, यानी कि नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो सीरीज़ है, उसे हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, और इसी प्रकार से मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। सो यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर यदि हैं तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।